नमस्कार, मैं लक्ष्मी छिपा, असिस्टेंट प्रोफेसर संजय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है देश के अन्य राज्यों में शैक्षिक पहल व नवाचार। ये BSTC सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर है, आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा, जिसकी हम यूनिट 6 शैक्षणिक नवाचार और पहल से परिचय हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। और इसका हमारा टॉपिक है देश के अन्य राज्यों में शैक्षिक पहल एवं नवाचार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार, विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संदर्भ में देश के अन्य राज्यों के शैक्षिक नवाचारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन प्रयासों को अन्य राज्यों ने अपनी आवश्यकता अनुसार बदलाव के साथ स्वीकार करते हुए अपने यहाँ नवाचार प्रारंभ किया है। इनमें से जो प्रमुख नवाचार हैं वो निम्न हैं। तो जो पहला जो नवाचार है वो है गुजरात की आश्रमशाला। गुजरात में अनुसूचित जनजातियों की बस्तियां मुख्यतः घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। ऐसे स्थानों पर शैक्षिक सुविधाओं का बहुत अभाव है। अनुसूचित जनजातियों के बालक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रख सकती है ये कमियां। इनके बीच शिक्षा सुविधाओं का विकास और प्रसार करने के लिए गुजरात सरकार ने सन 1953 और 54 में आश्रमशाला योजना को लागू किया। आश्रमशालाओं में अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के लिए रहने, खाने पीने व शिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था की जाती थी। वर्ष 2012 और 13 में राज्य में कक्षा 1 से 7 के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए 453 आश्रमशालाएं संचालित हो रही थीं। इनका संचालन स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा था। इसके अलावा कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए 86 उत्तर बुनियादी आश्रमशालाएं तथा कक्षा 11 और 12 के लिए 10 उच्चतर उत्तर बुनियादी आश्रमशालाएं संचालित थीं। इस तरह से कुल 549 आश्रमशालाएं संचालित हो रही थीं। 2012-13 में आश्रमशालाओं में बच्चों की कुल संख्या थी 59,748 और 86 उत्तर बुनियादी आश्रमशाला तथा 10 उच्चतर उत्तर बुनियादी आश्रमशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या 12,858 और इनमें 6,510 बालक थे और 6,348 बालिकाओं का नामांकन किया गया था। तो आश्रमशालाओं में 10% जो स्थान था वो स्थानीय गांव के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होता था। आश्रमशालाओं में प्रथम वर्ष में कक्षा 1 में कुल 30 विद्यार्थी दर्ज किए जाते थे, जिनमें से 15 बालक और 15 बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता था। इसके पश्चात प्रतिवर्ष 10 बालक व 10 बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता था। आश्रमशालाओं में बालकों को खेती का कार्य और बालिकाओं को धागा बनाना या कम भूमि में बागवानी करना ये सब सिखाया जाता था। आश्रमशाला में प्रतिवर्ष 31,000 रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान था। इससे बच्चों के लिए भोजन, आवास, वस्त्र, शैक्षिक सुविधाएं जैसे कि पुस्तकें, लेखन सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री इत्यादि की व्यवस्था की जाती थी। आश्रमशालाओं के भवन निर्माण के लिए 50% राशि जो है केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाती थी। लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता बंद हो गई है, इसलिए इनका पूरा खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। फिर है आश्रमशालाओं की वर्तमान में क्या स्थिति है। तो आश्रमशालाओं के द्वारा युवाओं में प्रशिक्षण के द्वारा व्यावसायिक कौशल विकसित किया जा रहा है ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर पाएँ। इसी कारण व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के पाठ्यक्रम में सुधार किया गया है। बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र को उद्योग केंद्र, कौशल विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बच्चों की स्वास्थ्य जांच, मध्याह्न भोजन, पालन पोषण योजना का भी व्यावहारिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा की आकांक्षाएं बढ़ने के कारण कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रयास है वो है MV फाउंडेशन हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो MV फाउंडेशन की जो स्थापना है सन 1981 में प्रोफेसर मामिंडी पुड़ी वेंकट रंगैया की स्मृति में की गई।
यह फाउंडेशन बाल श्रम को रोकने के लिए युवाओं के क्षमता वर्धन का कार्य करता है। आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में बाल श्रम की इस समस्या ने जब लोगों का ध्यान खींचा तो इसके समाधान के लिए एमवे फाउंडेशन की स्थापना की गई। इस फाउंडेशन की सचिव शांता सिन्हा के अनुसार बच्चों के लिए सही जगह विद्यालय है। बच्चों को बाल श्रमिक बनाने के बजाय विद्यालयों में ही भेजा जाए। एमवे फाउंडेशन प्रत्येक बच्चे के लिए ऐसी व्यवस्था करता है कि वे श्रम कार्य से हटकर विद्यालयी शिक्षा से जुड़े। अब है एमवे फाउंडेशन हैदराबाद। इसके क्या प्रमुख उद्देश्य हैं? तो पहला उद्देश्य है औपचारिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना। दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर 5 से 14 वर्ष के बच्चों के शैक्षिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना। तीसरा उद्देश्य है शिक्षा से वंचित एवं विकास की संभावनाओं से दूर बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। फिर है आवासीय ब्रिज कैंप का आयोजन। एमवे फाउंडेशन अनेक तरीकों के माध्यम से बच्चों को स्कूल और उनकी उम्र के अनुसार कक्षा तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके लिए एमवे फाउंडेशन आवासीय ब्रिज कैंप करता है। ये कैंप शिक्षा से वंचित बच्चों को चिन्हित करके उन्हें एक ऐसा समायोजन काल प्रदान करते हैं जिससे कि वे बचपन, परिवार, समाज और विद्यालय के साथ समायोजित हो सके। ब्रिज कैंप में बच्चे 18 माह तक आवश्यकतानुसार रहकर अपनी आयु के अनुसार दक्षता प्राप्त करते हैं। एमवे फाउंडेशन का मानना है कि जब तक बच्चों को उनके अपने परिवेश से दूर न किया जाए, उन पर फिर से काम करने का दबाव बना रहता है, जिसे रोक पाना कठिन होता है। यदि बच्चा दूर होगा तो परिवार अपने आप उन दायित्वों को पूरा करने का विकल्प खोजेगा जिसका भार वर्तमान में बच्चा उठा रहा है। अब एमवे फाउंडेशन की महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां हैं वो ये हैं कि एमवे फाउंडेशन के प्रयासों से लगभग 4,20,000 बच्चे विद्यालयों में नामांकित किए गए हैं। फाउंडेशन के द्वारा 6,000 से ज़्यादा गाँवों में आवासीय ब्रिज कैंप क्रियान्वित किए गए हैं, जिनसे लगभग 45,000 बाल श्रमिक लाभान्वित हुए हैं। देश में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका जो विद्यालयों की जो अवधारणा आई है, इनके ब्रिज कोर्स आधारित शिक्षण का ही विस्तृत रूप है। केंद्र और राज्य के द्वारा इसकी अवधारणा से प्रेरित होकर के अनेक प्रकार की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट जो प्रयास है वो है होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, जिसे संक्षेप में होविशिका भी कहा जाता है। सन 1972 में मध्य प्रदेश में 2 स्वैच्छिक संस्थाओं किशोर भारती और फ्रेंड्स रूरल सेंटर ने राज्य शासन के समक्ष सरकारी मिडिल स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में नवाचार करने का प्रस्ताव दिया, जिसे शासन ने मंजूरी दे दी। होविशिका अर्थात होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी और उपलब्धि यही है कि इसने समूचे देश में शिक्षा के क्षेत्र में सृजनात्मक ऊर्जा को मुक्त किया और उसे एक मंच दिया। इस कार्यक्रम में शामिल हर व्यक्ति सीखने सिखाने की एक मिलीजुली प्रक्रिया में भागीदार रहा। खोज व पर्यावरण पर आधारित इस कार्यक्रम में बच्चे अपने पर्यावरण से अंतःक्रिया करते हुए प्रयोग करके ऐसी परिकल्पनाएं गढ़ते थे जिनको कि वे स्वयं जांच भी कर सकें। यह संभवतः पहली बार था कि माध्यमिक कक्षाओं में बच्चे रटंत प्रणाली से मुक्त होकर के समूह में बैठकर प्रयोग करते थे, उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालते थे, विज्ञान के सिद्धांत सीखते थे और आनंद उठाते थे। होविशिका के जो प्रमुख उद्देश्य थे वो निम्न थे, जो कि विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम से संबंधित थे। पहला, विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य मात्र जानकारी प्राप्त करना न होकर अवधारणाओं को समझ विकसित करना। दूसरा, विज्ञान की अवधारणाओं को वैज्ञानिक तरीकों जैसे कि स्वयं करना, आंकड़े इकट्ठे करना और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालते हुए समझाना। तीसरा, विज्ञान शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को सहायक की बनाते हुए बच्चों को स्वयं करके सीखने में मदद करना, लर्निंग बाय डूइंग। चौथा था विज्ञान शिक्षण को आनंदमय बनाना, सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना व बच्चों को जिज्ञासु बनाना। तो ये थे इसके प्रमुख उद्देश्य। फिर है होविशिका की प्रमुख गतिविधियाँ।
तो पहली जो गतिविधि थी वो है नवाचार पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री का शक्ति विकास करना। दूसरा था शिक्षक प्रशिक्षण। तीसरा था स्रोत समूह तैयार करना। चौथा परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन पद्धति में सुधार करना। पांचवा स्कूलों के लिए किट सामग्री उपलब्ध करवाना। छठा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संरचना तैयार करना। और सातवां था अध्ययन सहगामी प्रयास करना। फिर है भविष्यिका की प्रमुख विशेषताएं। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। पहली, पाठ्यक्रम गतिविधि आधारित हो ताकि बच्चे खुद प्रयोग करके सीखें। दूसरा, बच्चों में अध्याय के उद्देश्य की समझ बने। तीसरा, स्कूली शिक्षा को पर्यावरण से जोड़ने के लिए परिभ्रमण को पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए। चौथा, पाठ्यक्रम का एक अहम हिस्सा जो यह था कि बच्चे जो है अपने शब्दों में अपने अनुभवों को व्यक्त कर सकें और प्रयोग के पश्चात प्रश्नों के उत्तर स्वयं दे सकें और उन्हें शब्दों में लिख सकें। पांचवा, हस्तकला का विकास करना। छठा, पाठ्यक्रम में समूहकरण की प्रक्रिया व उसके उपयोग पर बल दिया गया। और सातवां, कार्यक्रम पूरी तरह प्रयोग का गतिविधि आधारित था। पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण कम लागत का विज्ञान किट होता था। नेक्स्ट है कि छात्रों का मूल्यांकन भयमुक्त वातावरण में खुली पुस्तक परीक्षा के तथा प्रयोग विधि से किया जाता था। इसके पश्चात जो नया प्रयास था वो था ऋषि वैली स्कूल। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति एक दार्शनिक, समाजसेवी और लेखक थे जिन्होंने शिक्षा शास्त्र पर भी कई किताबें लिखी हुई है। उन्होंने सन 1926 में ऋषि वैली स्कूल स्थापित किया, जिस पर श्रीमती एनी बेसेंट के विचारों का भी प्रभाव रहा। यह एक आवासीय विद्यालय है जिसे कृष्णमूर्ति के शिक्षा शास्त्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर खोला गया। ऋषि वैली 375 एकड़ में फैला हुआ है और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके निकट छोटे छोटे गांव स्थित हैं। कक्षा के अंदर और बाहर यानी कि अंतःसंवाद, समूह बैठक एवं समूह चर्चा इस विद्यालय की विविध गतिविधियां हैं। सामूहिक सेवाएं और लिखित गतिविधियां शिक्षण के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यह विद्यालय प्रदूषण विहीन प्राकृतिक घाटी में स्थित है। यहाँ पर विद्यार्थी एवं शिक्षकों के मध्य संबंध गहरे एवं अनौपचारिक होते हैं। विद्यार्थी अपने समाज एवं भावनात्मक संबंधों के विकास के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। अब है ऋषि वैली, जो ये हैं ऋषि वैली के प्रमुख उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है गतिविधि आधारित शिक्षण प्रदान करना ताकि बच्चे विविध विधाओं से परिचय प्राप्त कर सकें। दूसरा कि इसका जो है दूरगामी उद्देश्य विद्यालय में ऐसा पर्यावरण प्रदान कर सके जिससे कि एक बच्चा संपूर्ण मनुष्य बन सके, प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर सौंदर्य की सही परिभाषा विकसित कर सके, जिससे वे समाज व जीवन का सही अर्थ समझ सके। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विश्वास, धर्म, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का सही अर्थ समझे व निसंकोच अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सके। तो इस प्रकार से जो ऋषि वैली के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कई अनुगामी विद्यालय खोले गए हैं जो इसकी शिक्षण पद्धति के अनुसार काम कर रहे हैं। आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको मेरा अगला वीडियो भी मिले तो इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।